तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन वे में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आपके सामने आज एक ईवीएस का प्रैक्टिस सेट है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कितने बच्चे यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट से सही प्रश्न का सही उत्तर दे पाते हैं। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट सीटेट एग्जाम के लिए बनाया गया है, तो आपको यहाँ पर सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक से देखना है, क्योंकि यहाँ पर एक एक प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों यदि कोई भी भाई बहन देखिए चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि उन दोस्तों का भी भला हो सके। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। यहां पर आपका सबसे पहला प्रश्न बहुत ही जबरदस्त इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है आपको। देखिए कह रहा है कि भारत में बाल श्रम अधिनियम कब पारित किया गया था। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। ऑप्शन एक है यहां पर कह रहा है कि 2003, ऑप्शन दूसरा कह रहा है 1986 में, तीसरा कह रहा है 2005 और चौथा ऑप्शन कह रहा है 1991 में। बिल्कुल सभी बच्चे कमेंट जरूर करें। जिस भी बच्चे को इसका आंसर पता है कमेंट करके जरूर बताएं। और आपसे यहां पर एक क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, कर रहा हूं कि जो आपका देखिए बाल श्रम अधिनियम है, बाल श्रम है, वो अनुच्छेद किस अनुच्छेद से संबंधित है, किस अनुच्छेद में बाल श्रम का यहां पर वर्णन किया गया है, आपको याद रखना है। कमेंट करके जरूर बताइएगा, फिर इसके बाद में मैं आपको बताता हूं। तो देखिए बाल श्रम अधिनियम कब पारित किया गया था भारत सरकार के द्वारा, तो 1986 ईस्वी में किया गया था। इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन दूसरा यहां पर विकल्प दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए बाल श्रम अधिनियम होता क्या है, इसको क्यों लागू किया गया था समझिएगा। देखिए जो भारत के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बाप है, जो माँ बाप थे उनको क्या है, जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको किसी कारखाने या फिर जो होटल हो गए उनमें क्या है काम करने के लिए भेज देते थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा बाल श्रम अधिनियम को लागू किया गया था। तो इस अधिनियम में कहा गया था कि जो भी 14 वर्ष से जिन बच्चों की उम्र कम है उनको क्या है यदि आप होटल, कारखाना हो गए या कहीं पर भी आप उनके द्वारा श्रम करवाते हैं, उनके द्वारा कार्य करवाते हैं, तो इस पे क्या है आपको जेल भेजा जाएगा। ठीक है, यहां पर धारा 3 लग जाएगी। तो यहां पर ऑप्शन देखिए दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि देखिए जो बाल श्रम अधिनियम है वो बाल श्रम अधिनियम है कब, 1986 में लागू हुआ था। और जैसा कि मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, ये दोनों अनुच्छेद किससे संबंधित है, बाल श्रम से संबंधित अनुच्छेद हैं। तो यहां पर ऑप्शन हमारा दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है दूसरा प्रश्न है, यहां पर कह रहा है कि कक्षा 1 और कक्षा 2 के पर्यावरण अध्ययन में एनसीएफ 2005 ने कोई पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की है, तो इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने कुछ ABCD यहां पर कथन दिए गए हैं, ये स्टेटमेंट दिए गए हैं और इन्हीं स्टेटमेंट के आधार पर आपको यहां पर सही ऑप्शन का चुनाव करना है जो आपके नीचे दिए गए हैं। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम कथन को पढ़ते हैं। कथन दिए गए हैं, पहला यहां पर जो कथन है कह रहा है कि विद्यार्थी संदर्भित अदगम परिवेश से सीखते हैं। तो देखिए कह रहा है कि जो विद्यार्थी हैं वो अपने किससे, वातावरण से सीखते हैं। ठीक है, वाइगोत्स्की को याद कीजिएगा। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो किसके द्वारा, समाज के द्वारा करता है, समाज के साथ में अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है। तो जो ए है वो क्या है आपका यहां पर सही है। इसके बाद दूसरा कह रहा है, बी कह रहा है कि कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए बहुत छोटे होते हैं। बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा कि जो 1 और 2 के बच्चे होते हैं भाई छोटे छोटे नन्हे से बच्चे होते हैं, इनके लिए यदि आप अलग से कोर्स रखेंगे उनके ऊपर कोर्स का बोझ हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद सी कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 के उपरांत उपयुक्त है। बिल्कुल जो देखिए जो पर्यावरण अध्ययन है वो क्या है, इनकी किताबों में अलग से तो नहीं है पाठ्य पुस्तक, लेकिन जो पर्यावरण अध्ययन है वो क्या है कक्षा 3 के बाद क्या है उपयुक्त है। तो ये भी हमारा सही है। लेकिन कह रहा है डी कह रहा है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों का पाठ्यचर्या के भार को क्या करना है, कम करना है। तो ये भी सही हो जाएगा। लेकिन देखिए यहां पर हमारे यहां पर कथन दिए गए हैं, हमें इनमें देखना है कि कौन कौन से यहां पर स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो देखिए यहां पर चारों तो किसी में नहीं है, तो यहां पर देखना है सबसे ज्यादा उपयुक्त तो कौन सा है, सर्वाधिक अच्छा देखना है। यही तो सीटेट की खासियत है कि चारों ऑप्शन यहां पर कथन देगा और चारों सही होंगे। इसमें से आपको छांटना है तो यहां पर मुश्किल हो जाती है बच्चे के लिए। तो देखिए सबसे यहां पर ऑप्शन यहां पर जो कथन ए है इसको देखिएगा, कह रहा है कि विद्यार्थी संदर्भित अदगम परिवेश से सीखते हैं, ये आपका सबसे ज्यादा उपयुक्त है। और डी कह रहा है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों का पाठ्यचर्या के भार को कम करना है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो 1 और 2 के बच्चे होते हैं बहुत ही ज्यादा ये केजी से उठकर आते हैं। ठीक है, तो जो
1 और 2 का बच्चा होगा बहुत ही छोटा होता है, तो उसके लिए अलग से पाठ्य पुस्तक का निर्धारण करना यह सही नहीं होगा। तो यहां पर ए और डी जिस भी ऑप्शन में होंगे वही आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहां पर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि चावल, गेहूं, चीनी, घी और मक्खन को कहा जाता है। तो आपको बताना है कि क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। पहला कह रहा है कि शरीर सौष्ठव नहीं, यहां पर पौष्टव है, यहां पर शरीर पौष्टव भोजन। दूसरा कह रहा है ऊर्जा देने वाला भोजन। तीसरा है सुरक्षात्मक भोजन और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए चावल हो गया, गेहूं है और चीनी, घी और मक्खन, ये आपके कैसे हैं, तो शरीर को ऊर्जा देने वाले होते हैं। कैसे? शरीर को ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं, इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन दूसरा आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो चावल हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है, चावल और गेहूं में क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। समझिएगा इसको, क्या पाया जाता है? स्टार्च आपको भरपूर मात्रा में, स्टार्च आपको भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगा, जो कैसा? एक कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा चीनी भी क्या है? आपकी शुगर एक कार्बोहाइड्रेट है। घी की बात करते हैं और मक्खन की बात करते हैं तो इसमें आपको क्या मिलेगा देखने को? वसा, फैट आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? वसा देखने को मिलेगा, ये आपको याद रखना है। तो देखिए जो वसा हो गई और स्टार्च हो गया, वसा हो गए और स्टार्च हो गया, दोनों क्या है? ऊर्जा देने वाले तत्व होते हैं। तो यहां पर समझने का प्रयास करना है आपको। अब देखिए यहां पर एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है उससे या इसी से संबंधित कि जो स्टार्च, जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, वो क्या होता है? सबसे पहले ऊर्जा प्रदान करता है। यदि किसी व्यक्ति को आपको फैट खिला दीजिए और उसको कार्बोहाइड्रेट भी दे दीजिए, तो जो सबसे पहले ऊर्जा देने का काम करता है वो कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जो ग्लूकोज होता है वो इंस्टेंट एनर्जी देता है, इसको आपको याद रखना है। और जो वसा होता है वो थोड़ी देर में, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। और प्रोटीन की बात करें तो और भी देर में, ठीक है। लेकिन देखिए अब यहां पर एक और यहां पर पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है कि जो वसा होता है वो आपका सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए यदि वसा की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम वसा से कितनी? 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। याद रखना है, 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और यदि कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी, कितनी? 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यह आपको याद रखना है, पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। यहां पर के कर लीजिएगा, 4 के और 9 के आपका वसा से। लेकिन देखिए यहां पर एक और पॉइंट है, प्रोटीन की बात करते हैं तो देखिए प्रोटीन आपका शरीर की मरम्मत करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो जिम करते हैं वो क्या है? प्रोटीन लेते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए भाई बॉडी बनाना है जिसको, वो प्रोटीन ले, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कक्षा 5 के छात्रों को यात्रा विषय पर एक प्रस्तुति देने के लिए 4 भावी शिक्षकों को कहा गया था। उनमें से प्रत्येक मुख्य रूप से निम्नलिखित रणनीतियों में से एक पर केंद्रित था। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। कह रहा है कि स्पष्टीकरण के साथ यात्रा के विभिन्न तरीकों को दिखाने के लिए चार्ट का उपयोग करना। ऑप्शन यहां पर दूसरा कह रहा है यात्रा के विभिन्न तरीकों को समझने के लिए पाठ्य पुस्तक सामग्री का उपयोग करना। या तीसरा कह रहा है कि छात्रों को यात्रा के विभिन्न तरीकों की तस्वीरें एकत्रित करने और स्क्रैच, यहां पर स्क्रैप नहीं स्क्रैच बुक है, स्क्रैच बुक तैयार करने के लिए कहना। और चौथा कह रहा है कि छात्रों को यात्रा के विभिन्न तरीकों का उपयोग करके अपने स्वयं की यात्रा अनुभवों, जो खुद के उनके अनुभव हैं, उनको बताने के लिए कहना। तो जो सबसे ज्यादा सही पॉइंट हो जाएगा हमारा ऑप्शन यहां पर चौथा सही आंसर हो जाएगा कि जो बच्चे हैं उनके द्वारा, देखिए खुद के द्वारा जो अनुभव किए गए हैं यात्रा के दौरान, जो क्षेत्र भ्रमण किया है उनके द्वारा जो भी अनुभव किए गए हैं उनको क्या है? बताना। तो यही सबसे ज्यादा उपयुक्त हो जाएगा। ऑप्शन चौथा हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि समूह अधगम उपागम में कक्षा में शिक्षक द्वारा कौन से कार्य किए जाते हैं? पहला ऑप्शन है समूह का निर्माण करना, बिल्कुल किया जाता है। देखिए जो समूह अधगम उपागम होता है उसमें क्या है? समूह का निर्माण शिक्षक के द्वारा किया जाता है। कह रहा है कि समूह में संप्रेषण में बाधा उत्पन्न करना, बिल्कुल नहीं। देखिए बाधा क्यों? शिक्षक, बेटा शिक्षक को क्या है, किसकी भूमिका दी गई है? याद रखना है कि जो बच्चा होता है उसके लिए कार्य को आसान बनाता है कौन? शिक्षक, ना कि बाधा उत्पन्न करता है। उसके कार्यों को क्या करता है? सरलीकरण करना है, ठीक है, ना कि बाधा उत्पन्न करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। तीसरा है, कह रहा है कि समूह में अधगम परिणामों को समेकित करना, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो देखिए जिस भी यहां पर ऑप्शन में पहला और तीसरा
यहां पर कथन होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चौथा यहां पर सही आंसर हो जाएगा, चौथे ऑप्शन के साथ में हमारा राइट आंसर चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन पहला है कि पर्यावरण के विभिन्न तत्वों को पहचानना और समझना। दूसरा कह रहा है कि पर्यावरण के विभिन्न तत्वों का वर्गीकरण करना। तीसरा है पर्यावरण के साथ अनुकूल करना और पर्यावरण संबंधी विभिन्न अवधारणाओं का विश्लेषण करना। तो देखिए कोई भी ऐसा प्राथमिक स्तर का बच्चा नहीं होता जिसके पास इतने समझने की शक्ति होती है कि वो चीजों में अंतर करना समझ जाए। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या नहीं है। ऑप्शन यहां पर चौथा हमारा सही आंसर हो जाएगा कि जो भी अवधारणा है उनको क्या है, अंतर करना या विश्लेषण करना। तो ऑप्शन चौथा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय प्रायद्वीप के संबंध में बंगाल की खाड़ी कहां पर स्थित है। ऑप्शन यहां पर पहला है, कह रहा है कि पूर्व की ओर, दक्षिण की ओर, उत्तर पश्चिम या फिर दक्षिण पश्चिम। तो समझिएगा, देखिए भारतीय प्रायद्वीप को समझना है आपको कि जो भारतीय प्रायद्वीप है, समझिएगा ऐसा है कुछ, देखिए मैप, और जो आपका प्रायद्वीप है यहां पर जो आपकी कर्क रेखा है उसके नीचे वाला जो भाग है ये वाला, वो क्या है आपका भारतीय प्रायद्वीप है। वो इसके जो बंगाल की खाड़ी है वो कहां पर है, यहां पर है। तो देखिए कहां पर पड़ेगी, ये आपका पूर्व हो गया, क्या हो गया, पूर्व की ओर। तो जो भारतीय प्रायद्वीप है उसके संबंध में बंगाल की खाड़ी कहां पर स्थित है, पूर्व की ओर। यहां पर पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि ईवीएस में कौन सा दृष्टिकोण न केवल क्या सीखना है बल्कि कैसे सिखाना है पर भी ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन पहला दिया गया है, कह रहा है कि विचार विमर्श करना। दूसरा है गतिविधि आधारित होना चाहिए या फिर वाद विवाद, और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कैसा होना चाहिए, गतिविधि आधारित होना चाहिए। ऑप्शन यहां पर दूसरा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सार्थक अधिगम के लिए ईवीएस कक्षा में सबसे अच्छा तरीका क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण। दूसरा कह रहा है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण या फिर व्यवहारिक व क्रियाशील दृष्टिकोण, शीर्षपात दृष्टिकोण। तो ऑप्शन यहां पर पहला हमारा सही आंसर होगा। जो भी अनुभवात्मक अधिगम है, अनुभव के द्वारा जो भी सीखा जाता है उसको क्या है, हम सबसे अच्छा तरीका मानते हैं सार्थक अधिगम को। तो यहां पर ऑप्शन पहला यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे अनुभव के द्वारा सीखते हैं हम उसको क्या है, अधिगम का सबसे अच्छा हिस्सा माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि विश्व की सबसे गहरी झील बताना है, कौन सी है। ऑप्शन पहला है बैकाल, दूसरा है डल झील, तीसरा ऑप्शन दिया गया है टिटिकाका और जो चौथा है वो है सांबर झील। तो देखिए सबसे गहरी झील, तो देखिए विश्व की सबसे गहरी झील है आपकी कौन सी, बैकाल झील है। इसके बाद डल झील की बात करते हैं तो आपकी डल झील कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। बैकाल झील आपकी यहां पर रूस में आपको देखने को मिलेगी। टिटिकाका झील की बात करते हैं, यदि आपसे पूछता है कि विश्व की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, वो है आपकी टिटिकाका झील है, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। और आपको ये पेरू और बोलिविया देश के सीमा पर आपको ये झील देखने को मिलेगी। सांभर झील की बात करते हैं तो राजस्थान में आपको ये झील देखने को मिलेगी, कौन सी, सांभर झील। इसके अलावा देखिए भारत की कुछ झीलों की बात करते हैं तो यदि विश्व की सबसे ज्यादा मीठे पानी की झील आपकी सुप्रिया झील है। यदि भारत की सबसे मीठी पानी की झील की बात करते हैं तो बुलर झील है जो जम्मू कश्मीर में है। यदि उत्तर पूर्वी भारत की बात करते हैं कि सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आपकी मणिपुर की लोकटक झील है जिसमें तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये सभी पॉइंट इंपोर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा। देखिए पहला यहां पर ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो बैकाल झील है वो विश्व की सबसे गहरी झील है। यदि विश्व की सबसे खारे पानी की झील बोलती है या आपसे पूछता है कि कौन सी है, तो याद रखना है आपको, वो है, बताइएगा कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन सीखने के निम्नलिखित दृष्टिकोण में से कौन सा वैज्ञानिक विकास में छात्रों की मदद करता है। ऑप्शन पहला भाषण हो गया, प्रयोग, प्रदर्शन या फिर रोल प्ले। तो यहां पर देखिए वैज्ञानिक विकास में छात्रों की मदद करता है। तो देखिए विज्ञान के लिए सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल सबसे ज्यादा आवश्यक होते हैं, तो यहां पर ऑप्शन दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि सुनंदा नायर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है मोहिनी अट्टम, दूसरा है मणिपुरी,
तीसरा है यहाँ पर सी कह रहा है कथक और डी है उड़ीसी। तो देखिए सुनंदा नायर की बात कर रहा है, तो सुनंदा नायर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? याद रखना है मोहिनीअट्टम से संबंधित है। जो सुनंदा नायर है महाराष्ट्र के रहने वाली हैं और देखिए जो सुनंदा नायर है वो साथ में मोहिनीअट्टम की क्या है? शिक्षिका है। इनके द्वारा मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य को भी बच्चों को सिखाया जाता है, ये आपको याद रखना है। मणिपुरी की बात करते हैं तो देखिए ये भी आपका शास्त्रीय नृत्य है जो मणिपुर में का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए कथक की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और यदि आपसे पूछता है कि बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं, तो याद रखना है कथक के महान नर्तक हैं कौन? बिरजू महाराज, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, जो उत्तर प्रदेश का कथक नृत्य आपका शास्त्रीय नृत्य। उड़ीसी की बात करते हैं तो उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद भरतनाट्यम देखिए आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट इंपोर्टेंट है। केरल की बात करते हैं तो देखिए केरल का आपका कथकली हो गया। ठीक है, ये भी कथकली आपका कहां का? केरल का आपका शास्त्रीय नृत्य है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि यीशु को एक सप्ताह के लिए मौसम की रिपोर्ट एकत्र करने का एक व्यक्तिगत कार्य दिया गया। नीचे दिए गए आकलन संकेतकों से पहचानने कि यीशु कहां गलत हो गई है। देखिए यहां पर ऑप्शन है, कह रहा है कि वह निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। देखिए पहला ही यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा गया है। देखिए यहां पर पहला ही ऑप्शन हमारा यहां पर सही है क्योंकि देखिए गलत पूछा गया है। तो देखिए आर्द्रता में कमी होगी तो वर्षा की संभावना घटती है, बढ़ती नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन हमारा ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज इतने ही प्रश्न, सभी प्रश्न देखिए कैसे रहे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चलिए दोस्तों मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में। जो भी भाई बहन चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर इसको जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।